नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाटिल। सर्वप्रथम आपका नववर्ष के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। यह वर्ष 21वीं शताब्दी का 21वां वर्ष है। इस अवसर पर मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण बातों पर। पहली महत्वपूर्ण बात कि काल की गणना की क्या पद्धतियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। दूसरी, काल का स्वरूप क्या है। और तीसरी बात कि भारत के समक्ष इस नए वर्ष में 2021 में क्या प्रमुख आर्थिक चुनौतियां हैं। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य का 3 चक्रों के साथ में बड़ा गहरा सरोकार रहा है। वे चक्र हैं दिन और रात का चक्र, चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाओं का चक्र, और तीसरा चक्र है ऋतुओं का चक्र। चूंकि इन तीनों में दिन और रात का चक्र एक लघु चक्र है, इसलिए समय की इसे बुनियादी इकाई कहा गया। जब एक कवि कहता है कि शाम हुई सूरज गया, क्षितिज पार परदेश, जाने कल क्या लाएगा, सुख दुख पीड़ा क्लेश, तो दरअसल वह मनुष्य की आशंका और उसकी मंगल की आकांक्षा दोनों को एक साथ प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। इसमें भय की भावना और बेहतर की उम्मीद दोनों ही समग्र रूप से इकट्ठे या एक साथ प्रतिबिंबित होती हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो वर्ष की गणना है वो 2 पद्धतियों से की जाती है। पहली पद्धति कहलाती है चंद्र चक्र, जिसे हम लूनार साइकिल कहते हैं, और दूसरी पद्धति कहलाती है सौर चक्र, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर साइकिल कहते हैं। चाइना का कैलेंडर चंद्र चक्र पर आधारित है। इसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर भी चंद्र चक्र पर आधारित है। चूंकि चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाओं का निर्धारण सुनिश्चित नहीं होता, इसलिए इसमें वर्ष की जो तिथि है, नए वर्ष की जो तिथि है, वह भी सुनिश्चित नहीं होती। और आप पाएंगे कि चाइना में सदियों से जो नया वर्ष है वो 21 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के मध्य सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगर हम सौर चक्र की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13 ने की थी, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर दरअसल कुछ और नहीं बल्कि जूलियन कैलेंडर, जो कि ईसा पूर्व 46 में शुरू किया गया था। इसमें आंशिक परिवर्तन, इसमें आंशिक बदलाव के बाद में इसे लागू किया गया। और वो आंशिक बदलाव क्या था? जूलियन कैलेंडर की जो गणना होती है वो 365.25 डेज में, दिनों में एक वर्ष माना जाता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365.2425 डेज का एक वर्ष माना गया है, ताकि इसमें ज्यादा एक्यूरेसी लाई जा सके, ज्यादा उसमें सच्चाई लाई जा सके, उसे सत्य के करीब ज्यादा लाया जा सके। दोस्तों, भारतीय चिंतन परंपरा में आप देखेंगे तो समय को ईश्वर का रूप माना गया, और इसीलिए 5वीं शताब्दी के जो संत, कवि और सम्राट भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा नष्ट नहीं होती, मनुष्य नष्ट हो जाता है। समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। तो दरअसल वे काल की इसी चिरंतनता को, इसी शाश्वत रूप को रेखांकित करते हैं और ये बताते हैं कि समय जो है वो एक अमूल्य निधि है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रकृति ने जो एक अमूल्य संपदा समय की हमें दी है, जो सौगात दी है, इसका सदुपयोग करके हम अपनी जिंदगी को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। भारतवर्ष में हम देखेंगे कि 2 तरह के कैलेंडर बहुत प्रचलित हैं। उसमें एक विक्रम संवत कहलाता है, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 में की थी। और इसीलिए जब आप एक सामान्य कैलेंडर में विक्रम संवत का उल्लेख देखेंगे तो 2020 में 2077 दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रमुख कैलेंडर है वो शक संवत कहलाता है। शक संवत की शुरुआत सम्राट कनिष्क ने की थी, और यह शुरुआत जो है वो ईसा पश्चात 78 में की थी, एडी। और इसीलिए जब आप सामान्य कैलेंडर में इसके वर्ष को तलाशेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि
अशक संमत उसमें 1942 लिखा होगा, 1942। भारतवर्ष में इसी तरह से और भी कैलेंडर प्रचलित हैं, लेकिन सारी जो कैलेंडर की जो गणना पद्धति है उसमें कुछ ना कुछ खूबियां और खामियां हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आजादी के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मेघनाथ साहा हुआ करते थे। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर मेघनाथ साहा भारत के जाने माने खगोल भौतिक शास्त्री थे, जिसे हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी कहते हैं। उनकी संस्तुतियों के आधार पर एक कैलेंडर 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया, जिसे हम राष्ट्रीय शक संवत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के 2021 में प्रवेश के वक्त जो आर्थिक चुनौतियां उसको ध्यान में रखें, तो हमें यह प्रतीत होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, और इस दिशा में भारत सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, जो हमारे बीच में आई, उसका भी दरअसल मंतव्य यही था कि हम इस गिरती बिगड़ती अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करें और इसे फिर से उसकी रफ्तार को रिस्टोर करने में सफलता प्राप्त करें। जानकारों का यह मानना है कि अभी जो कोविड-19 कैलेंडर भले चेंज हो गया हो, लेकिन कोविड-19 का जो खतरा है अभी भी विद्यमान है, बरकरार है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मनरेगा, पोर्ट, रोड सेक्टर, एयरपोर्ट इत्यादि में एक जबरदस्त उसमें फंड एलोकेशन की आवश्यकता है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जीडीपी की जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। यद्यपि जीडीपी की रफ्तार आपने देखा होगा कि दूसरी तिमाही में, इस वर्ष के दूसरी तिमाही में जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो गिरावट है, जो नकारात्मकता है, वो 7.5% की रही। उसके पूर्व तिमाही में 23.9% की नकारात्मकता के बाद में, जो कि सुधार के संकेत हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां हमारे सामने में अभी भी विद्यमान है। तो इस दृष्टि से इन प्रयासों के किए जाने से दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जीडीपी की रफ्तार जो है उसको हम फिर से बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो रोजगार सृजन का कार्य है उसे भी हम एक गति दे सकते हैं। अभी हाल ही में CMI, जिसका मतलब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ने 29 दिसंबर को आंकड़े प्रकाशित किए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में जो बेरोजगारी की दर है वो 9.1% है। तो इसे सुलझाने की दृष्टि से, इस बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने की दृष्टि से, इसे कम करने की दृष्टि से ये जो फंड एलोकेशन है ये काफी कारगर कदम हो सकता है। इससे हमारा डिमांड जो है वो स्टिमुलेट होगा, और साथ ही साथ रोजगार की जो सृजन की जो हमारी आवश्यकता है वो भी पूर्ण होगी। इसी संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आज एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। विशेष रूप से कोविड के पश्चात जो मोरिटेरियम या जो किस्त न पटाए जाने की वजह से NPA की बढ़ने की आशंका सामने में आई है, उसके मद्देनजर हमें विशेष इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रिकैपिटलाइजेशन की भी एक जरूरत जो है वो काफी लंबे समय से महसूस की जाती रही है, और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2024 और 25 में हम भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उस दृष्टि से भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो मजबूती का एक जो आग्रह है, जो सशक्तिकरण का एक जो पॉइंट है, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कोरोना ने भले ही हमारे जीवन में उथल पुथल मचा दी हो, हमारी जिंदगी थम सी गई हो, ठहराव आ गया हो, लेकिन हम इसके एक दूसरे पक्ष को अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि ठहराव भी जरूरी होता है कभी कभी सृजन करने के लिए, रचने के लिए। कोरोना ने बेशक काफी औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे आचार व्यवहार में परिवर्तन आया है, गुणात्मक बदलाव आया है। क्लाइमेट जो है वो काफी अभूतपूर्व रूप से इसमें सुधार देखने को मिला है। जहां एक तरफ नदियों का जल निर्मल हो गया, वहीं दूसरी तरफ वायु जो है वो शुद्ध हो गई है। इसने हमारे चिंतन की परिधि को एक विस्तार दिया, उसको व्यापकता दी है। तो हम इस कोरोना के सबक को नई दुनिया रचने के लिए एक प्रस्थान बिंदु माने
और उसमें एक नया रंग भरने के लिए, नई सुगंध भरने के लिए हमें एक प्रेरणा का स्रोत हम इसको अगर मानते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जो वक्त होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। हमारे लिए कल की दुनिया जो होगी वो ज़्यादा उम्मीद भरी होगी और फिर से हम अपने उस जिंदगी की रफ्तार को प्राप्त कर लेंगे। मैं अंत में एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहली शायद अब उसका भी हल हो, जो चलता है वक्त देखकर आगे जाकर वही सफल हो, नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।